हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी पॉइंट में। आप सभी कैसे हैं मित्रों? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी भाई बंधु स्वस्थ होंगे और आप सभी की स्टडी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं करंट अफेयर्स 2024 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, मैंने आपके लिए सभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या फिर उत्तराखंड की जितनी भी आपके लिए महत्वपूर्ण घटनाएं हो सकती हैं वो सभी दोस्तों मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेकर के आ रखा हूँ। तो साथियों, आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो के अंत तक बने रहना है। अगर दोस्तों आपको इन प्रश्नों के उत्तर आते हैं तो आप लोगों ने दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर को बताना है। तो साथियों, आप लोगों का ज़्यादा समय ना खराब करते हुए आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन साथियों, अगर आप लोगों ने जीएस की प्रैक्टिस सेट या फिर हिंदी प्रैक्टिस सेट या फिर साथियों अगर आप लोगों ने उत्तराखंड के प्रैक्टिस सेट लगाने हैं तो साथियों आप लोगों को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर आसानी से सभी वीडियोज़ वहाँ पर दोस्तों उपलब्ध हो जाएंगी। तो आप लोग वहाँ जाकर के उन सभी वीडियोज़ को भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जा रहा है चंपारण, बिहार में। तो ऑप्शन ए दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि दोस्तों इस मंदिर का कार्य जून 2023 से कार्य इसका शुरू हो गया है और 2025 तक इसका कार्य पूरा होने की उम्मीद है। ऐसा दोस्तों बताया जा रहा है कि ये अयोध्या का राम मंदिर से 3 गुना बड़ा होने वाला है। ठीक है। और दोस्तों इस मंदिर के गर्भगृह में रामायण यानी कि राम भगवान की मूर्ति ना होकर के वहाँ पर 33 फीट ऊंचा शिवलिंग स्थापित किया जाएगा। और दोस्तों इसी मंदिर के परिसर में रामायण में वर्णित जितने भी देवता थे उनके 22 छोटे मंदिर भी बनाए जाएंगे। तो साथियों अगला प्रश्न हमारा, मांसाहार पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर कौन सा है? तो साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। साथियों गुजरात का पालिताना शहर मांसाहार पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है। अगला प्रश्न हमारा, 15वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2024 में बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड किस राज्य को मिला है? तो देखिए साथियों, कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2024 में आयोजित हुआ था। इसमें दोस्तों बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड जो मिल रखा है वो मिला है नागालैंड को। तो ऑप्शन डी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर कौन रहा? तो नागालैंड रहा है, आपने ध्यान में रखना है। साथियों ये जो आयोजन हुआ था यह हुआ कहाँ था? 15वां कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2024 हुआ कहाँ था अगर आपसे पूछा जाए तो आपने ध्यान में रखना है दोस्तों, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था और एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, हाल में किसे वित्तीय कार्यवाही कार्यबल यानी कि दोस्तों FATF का अध्यक्ष चुना गया है? अब देखिए दोस्तों FATF क्या है? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसकी फुल फॉर्म रहेगी। तो दोस्तों इसके नए अध्यक्ष अभी हाल में चुनी गई है दोस्तों AD आंदा माद्राजू, यानी कि दोस्तों हमारी जो ये जो दोस्तों एलिसा डी आंदा माद्राजो हैं इनको दोस्तों वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का अध्यक्ष चुना गया है और यह दोस्तों T राजा कुमार का स्थान लेने वाली हैं। अब देखिए दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि FATF का गठन कब हुआ था तो दोस्तों 1989 में FATF की स्थापना भी करी गई थी। अगला प्रश्न हमारा, हाल में भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो साथियों हमारा जो SBI है यह हमारे भारत देश का सबसे बड़ा बैंक है। ठीक है। तो दोस्तों इसके अभी नए अध्यक्ष हाल ही में चुने गए हैं चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी जी। तो ऑप्शन बी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब साथियों आपने ध्यान में रखना है कि इनका जो ये चेयरमैन बनने का जो क्रम है वह 27वां है। 27वें नंबर के दोस्तों ये अध्यक्ष चुने गए हैं चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी जी। और दोस्तों इन्होंने स्थान किसका लिया है? तो चेयरमैन दिनेश खारा का दोस्तों इन्होंने स्थान लिया है। अगला प्रश्न हमारा, शॉटगन जूनियर विश्व कप 2024 में भारत की किस महिला ने कांस्य पदक जीता है? तो साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। शॉटगन जूनियर विश्व कप दोस्तों 2024 में हमारे उत्तर प्रदेश की दोस्तों सबीरा हारिस ने इटली में दोस्तों कांस्य पदक जीता है, यानी कि दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगला प्रश्न हमारा, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह वधावन बंदरगाह किस राज्य में बनाया जाएगा? तो साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। दोस्तों महाराष्ट्र में देश का सबसे बड़ा बंदरगाह वधावन बंदरगाह बनाया जाएगा। वहीं दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि महाराष्ट्र में ही मुंबई बंदरगाह व हमारा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह यानी कि दोस्तों नाहवा शेवा बंदरगाह भी स्थित है। वहीं दोस्तों आप सभी यह भी जानते होंगे कि मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा व सबसे व्यस्ततम बंदरगाह भी है। अब दोस्तों देश का सबसे बड़ा बंदरगाह भी कहाँ बन रहा है? तो दोस्तों महाराष्ट्र में ही वधावन बंदरगाह बन रहा है। अगला प्रश्न हमारा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि दोस्तों इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? देखिए साथियों इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100वां पूर्ण सदस्य भी हाल ही में पराग्वे देश बना है। तो ऑप्शन सी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर साथियों आपसे पूछा जाए कि इसका 99वां सदस्य देश कौन सा था तो दोस्तों स्पेन इसका 99वां सदस्य देश था। आपने इसको भी ध्यान में रखना है। वहीं दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है तो दोस्तों आपने ध्यान में रखना है कि गुरुग्राम हरियाणा में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय भारत में स्थित है। और वहीं दोस्तों अगर आपसे इसकी स्थापना के संदर्भ में प्रश्न पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कब हुई थी तो वर्ष 2015 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है।
तो साथियों अगला प्रश्न हमारा, हाल में नाटो के प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हाल में दोस्तों मार्क रूट नाटो के नए प्रमुख बनाए गए हैं। इन्होंने दोस्तों जेन्स स्टोल्टेनबर्ग का स्थान लिया है। वहीं दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि नाटो की स्थापना कब हुई थी, तो वर्ष 1949 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। वर्तमान में दोस्तों इसमें कुल सदस्य संख्या 32 है। अब दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए ये किस प्रकार का संगठन है, तो यह दोस्तों एक सैन्य संगठन है। आपने इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, नीति आयोग द्वारा जारी चौथे सतत विकास लक्ष्य 2023-24 रिपोर्ट में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो साथियों देखिए, ये जो सतत विकास लक्ष्य जो रिपोर्ट है यह दोस्तों नीति आयोग के द्वारा जारी करी जाती है। सबसे पहले आपने ये ध्यान में रखना है, अंग्रेजी में दोस्तों इसको बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। तो इसको दोस्तों नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है और इसमें दोस्तों टॉपर स्टेट जो रहा है वो रहा है हमारा उत्तराखंड। तो ऑप्शन ए दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए साथियों, उत्तराखंड व केरल दोनों ने ही इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है और दोनों ने ही दोस्तों इसमें 79 अंक प्राप्त किए हैं 100 में से। वहीं दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे खराब प्रदर्शन किस राज्य का रहा, तो बिहार का दोस्तों इसमें सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। 57 अंक जो है दोस्तों बिहार को प्राप्त हुए हैं। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे टॉप का केंद्र शासित प्रदेश कौन सा रहा, तो दोस्तों चंडीगढ़ इसमें टॉप पर रहा है। अब दोस्तों अगर आपसे पूछा जा सकता है कि एचडीजी इंडेक्स के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर भारत का कुल स्कोर कितना हो गया है, देखिए दोस्तों ये प्रश्न बनने के ज़्यादा चांस हैं। तो आपने ध्यान में रखना है कि राष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों इस इंडेक्स के अनुसार भारत का कुल स्कोर 71 हो गया है। अब दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि पहला एचडीजी इंडेक्स कब जारी किया गया था, तो वर्ष 2018 में दोस्तों पहला एचडीजी इंडेक्स जारी किया गया था। यह दोस्तों काम क्या करता है, तो यह राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति को मापता है। अगला प्रश्न हमारा, हाल में नेपाल के प्रधानमंत्री के तौर पर किसने शपथ ली है? तो देखिए साथियों, हाल में अभी नेपाल के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है केपी शर्मा ओली ने। तो ऑप्शन सी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने दोस्तों पुष्प कमल दहल प्रचंड के स्थान पर दोस्तों यह पुष्प कमल दहल प्रचंड के स्थान पर दोस्तों प्रधानमंत्री पद के लिए चुने गए हैं। अगला प्रश्न हमारा, यूनेस्को की प्रतिष्ठित विश्व धरोहर युवा पेशेवर मंच की बैठक की मेजबानी कौन कर रहा है? अब देखिए दोस्तों, यूनेस्को की एक बैठक रहती है जो रहती है दोस्तों विश्व धरोहर युवा पेशेवर मंच। दोस्तों इस बैठक की मेजबानी कर रहा है हमारा भारत। तो ऑप्शन सी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली में दोस्तों विश्व धरोहर युवा पेशेवर मंच की बैठक की मेजबानी हमारे भारत देश के द्वारा करी गई है। वहीं दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि इसका आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा कराया गया, तो दोस्तों संस्कृति मंत्रालय व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, दोस्तों इन दोनों के ही द्वारा इसका आयोजन किया गया है। और दोस्तों इसकी थीम क्या रही, यानी कि विषय क्या रहा है, तो इसका विषय रहा है दोस्तों 21वीं सदी में विश्व धरोहर, युवाओं के लिए क्षमता निर्माण और अवसर तलाशना। तो दोस्तों यह इसकी थीम यानी कि इसका विषय रहा है। अगला प्रश्न हमारा, हाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उदयगिरी व खंडगिरी गुफाओं का दौरा किया है। यह गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो साथियों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा उदयगिरी व खंडगिरी गुफाओं का दौरा किया गया। यह गुफाएं दोस्तों उड़ीसा राज्य में स्थित हैं। तो ऑप्शन डी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आपसे ये इसमें की जो हमारी उदयगिरी गुफा है यह थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों इस गुफा का निर्माण कलिंग राजा खारवेल के समय हुआ था और इन्हें पहले दोस्तों कटक गुफाएं कहते थे, ठीक है। और यह गुफाएं दोस्तों हाथी गुम्फा शिलालेख के लिए भी प्रसिद्ध हैं जो ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। तो साथियों अगला प्रश्न हमारा, फ्रांस में आयोजित 43वें विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों में भारत के 4 अधिकारियों ने कितने पदक जीतकर इतिहास रच दिया है? तो देखिए दोस्तों क्या हुआ है कि भारत के सशस्त्र बल जो हैं इनके द्वारा दोस्तों चिकित्सा सेवा के 4 अधिकारियों ने दोस्तों फ्रांस में आयोजित 43वें विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों में 32 पदक जीत करके दोस्तों इतिहास रच दिया है। तो ऑप्शन सी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इन 32 पदकों में से 19 स्वर्ण पदक हैं, 9 दोस्तों हमारे सिल्वर मेडल हैं और 4 हमारे ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर के 32 पदक इनके द्वारा जीते गए हैं। अब देखिए दोस्तों ये 4 जो हमारे अधिकारी थे कौन कौन है, आपने इनके नाम भी ध्यान में रखने हैं। तो दोस्तों पहले हैं लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक, दूसरे दोस्तों मेजर अनीश जॉर्ज आपने ध्यान में रखने हैं, तीसरे दोस्तों कैप्टन स्टीफन सेबेस्टियन और चौथे हैं हमारे कैप्टन दानिया जेम्स, ठीक है। आपने दोस्तों इन चारों के ही नाम ध्यान में रखने हैं। दोस्तों ये जो गेम्स होते हैं ना इनको दोस्तों स्वास्थ्य पेशेवर होते हैं इनका ओलंपिक खेल इसको माना जाता है। पहली बार दोस्तों इन गेम्स का आयोजन 1978 में हुआ था। आपने इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, विंबलडन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है?
ठीक है साथियों, विंबलडन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्काराज ने, तो ऑप्शन बी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछा है कि कार्लोस अल्काराज का संबंध किस देश से है, तो स्पेन दोस्तों आपने ध्यान में रखना है। वहीं दोस्तों अगर आपसे पूछा गया कि विंबलडन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो दोस्तों आपने ध्यान में रखना है कि महिला एकल का खिताब चेक रिपब्लिक की बारबोरा क्रेजिसिकोवा ने जीता है। ठीक है, तो बारबोरा क्रेजिसिकोवा ने महिला एकल का खिताब जीता है, जबकि पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्काराज ने जीता है। तो साथियों अगला प्रश्न हमारा सेबेक्स 2 क्या है। अब देखिए दोस्तों, आपने बताना है कि सेबेक्स 2 है क्या चीज़। विस्फोटक है, एक एआई एप्लीकेशन है, गगन मिशन है, या फिर एक समुद्री जहाज है। तो साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेबेक्स 2 दोस्तों एक विस्फोटक है, एक बम है। अब देखिए दोस्तों, आपने ध्यान में रखना है कि भारत ने ना नई अत्याधुनिक विस्फोटक फॉर्मुलेशन सेबेक्स 2 को विकसित किया है। और दोस्तों ये काम क्या करेगा, तो यह दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटकों में से एक माना जाता है। और दोस्तों आपसे अगर पूछा जाए कि यह किस पर आधारित है, यानी कि दोस्तों इससे प्रश्न बन सकता है कि सेबेक्स 2 किस पर आधारित है, तो यह दोस्तों HMX पर आधारित है। HMX क्या है दोस्तों, तो हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, तो इस पर दोस्तों यह आधारित है। इसका क्या अर्थ हुआ दोस्तों, इसका मतलब यह है कि यह बिना किसी अतिरिक्त वजन के साथ बम, बंदूक के गोले और जो वॉरहेड जैसे कई हथियार होंगे ना, उनकी विनाशकारी शक्ति को यह बढ़ा सकता है। तो दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि सेबेक्स 2 क्या है, एक विस्फोटक है। अगला प्रश्न हमारा साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है, तो साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, रस्किन बॉन्ड को दोस्तों साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित हाल ही में किया गया है। अगला प्रश्न हमारा उत्तराखंड की पहली पक्षी गैलरी की स्थापना कहाँ करी गई है। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड की पहली बर्ड गैलरी यानी कि दोस्तों पक्षी गैलरी की स्थापना करी गई है देहरादून में। तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए साथियों, उत्तराखंड वन विभाग की अनुसंधान शाखा ने 15 जुलाई को देहरादून के जौलीग्रांट स्थित प्रकृति शिक्षा केंद्र में उत्तराखंड की पहली पक्षी गैलरी यानी कि दोस्तों बर्ड गैलरी की स्थापना करी है। अगला प्रश्न हमारा भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। देखिए दोस्तों, आपने भारत में जन औषधि केंद्र कई सारे देखे होंगे जो कि दोस्तों रियायती मूल्यों पर आपको दवाइयाँ उपलब्ध करवाते हैं। वैसे ही दोस्तों अब भारत के बाहर भी जन औषधि केंद्र खोला गया है, और यह दोस्तों किस देश में खोला गया है आप लोगों ने बताना है। तो साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मॉरिशस में दोस्तों भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है विदेश मंत्री हमारे एस जयशंकर जी के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा अस्मिता परियोजना की शुरुआत किसने करी है। अब साथियों अस्मिता जो परियोजना है, सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि इस परियोजना का लक्ष्य क्या है। देखिए दोस्तों, अस्मिता जो परियोजना है इसका लक्ष्य है कि भारतीय भाषाओं में पुस्तकें प्रकाशित करी जाएं। ठीक है, तो दोस्तों हुआ क्या है कि शिक्षा मंत्रालय व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि दोस्तों जो UGC है, इसने दोस्तों भारतीय भाषाओं में पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए अस्मिता परियोजना की शुरुआत करी है। तो ऑप्शन ए दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब साथियों अस्मिता की फुल फॉर्म क्या है, तो अगर आपसे पूछी गई तो आपने ध्यान में रखना है कि ऑगमेंटिंग स्टडी मटेरियल्स इन इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग। तो दोस्तों यह हमारी अस्मिता की फुल फॉर्म हो जाएगी। अगला प्रश्न हमारा रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से किसे सम्मानित किया गया है। तो साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से दोस्तों PM मोदी को हाल ही में सम्मानित किया गया है। इससे पहले दोस्तों भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी इनको मिला हुआ है, ऑर्डर ऑफ द ड्रू ग्याल्पो, तो इससे भी दोस्तों PM मोदी को नवाजा गया था। अब साथियों आपने ध्यान में रखना है कि PM के तौर पर पहले कार्यकाल से अब तक PM मोदी को 14 इंटरनेशनल सम्मान मिल चुके हैं। आपने इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्य शहर कौन बना है। तो साथियों यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्य शहर बना है कोझिकोड। तो ऑप्शन सी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों कोझिकोड पड़ता कहाँ है, तो केरल राज्य में हमारे यहाँ पड़ता है। वहीं दोस्तों आपने ध्यान में रखना है कि गुजरात के गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। तो दोस्तों आपने इसको भी ध्यान में रखना है कि गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न हमारा 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन कोच पुरस्कार किसने जीता है। तो देखिए दोस्तों 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल जो हुआ था इसमें गोल्डन कोच पुरस्कार जीता है दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि गोल्डन थ्रेड मूवी ने। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि ऑस्कर किसको मिला है, तो ओपनहाइमर को दोस्तों ऑस्कर अवार्ड मिला है। और वहीं दोस्तों 12th फिल्म मूवी को नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया है। अगला प्रश्न हमारा 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक
कहाँ आयोजित करी गई है? तो साथियों देखिए, वर्ष 2024 में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक हमारी नई दिल्ली में आयोजित करी गई है। तो ऑप्शन सी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की वर्ष 2024 में अध्यक्षता कर कौन रहा है, तो हमारा दोस्तों भारत देश हमारा इसकी अध्यक्षता कर रहा है। वही साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ष 2023 में यानी कि दोस्तों 63वीं चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ आयोजित हुई थी, तो दोस्तों लंदन में यह आयोजित हुई थी। अगला प्रश्न हमारा, हाल में संज्ञान ऐप किसने लॉन्च किया है? अब साथियों संज्ञान ऐप इन चारों में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, आप लोगों ने बताना है। तो साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा दोस्तों हाल ही में संज्ञान ऐप लॉन्च किया गया है। अब देखिए दोस्तों, रेलवे सुरक्षा बल जो है आरपीएफ जो है, इसके द्वारा दोस्तों संज्ञान ऐप को लॉन्च किया गया है। क्या कारण था दोस्तों इसको लॉन्च करने का? तो दोस्तों जो अभी 3 नए आपराधिक कानून हमारे लागू हुए हैं ना 1 जुलाई से, इसकी गहन जानकारी जो है दोस्तों यह ऐप प्रदान करवाएगा। ठीक है, साथ ही साथ में दोस्तों आपने रेलवे से ही ध्यान में रखना एक प्रश्न कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो दोस्तों जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। वहीं साथियों आपने ध्यान में रखना है कि अभी यूपी सरकार के द्वारा कंज्यूमर ऐप लेकर के आया गया है। वहीं दोस्तों सारथी पोर्टल कृषि मंत्रालय ने अभी जारी किया है, और वहीं दोस्तों वॉलेट ऐप अभी गूगल के द्वारा लाया गया है। और दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, लगातार 7 बार बजट पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री कौन है? तो साथियों लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी बनी है। और दोस्तों आज इनके द्वारा यह बजट पेश किया गया था, और साथियों बजट पेश करने के साथ ही यह पहली वित्त मंत्री बन गई जिन्होंने लगातार 7 बार बजट पेश किया होगा। दोस्तों इससे पहले यह रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के पास था जिन्होंने 6 बार बजट को लगातार पेश किया था। वही दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक बार बजट पेश किसने किया है, तो मोरारजी देसाई ने दोस्तों अभी तक कुल लगातार 10 बार, तो सॉरी दोस्तों लगातार तो इन्होंने 6 बार पेश किया था मोरारजी देसाई ने, मगर दोस्तों 10 बार इन्होंने कुल बजट पेश किया है मोरारजी देसाई ने। और दोस्तों निर्मला सीतारमण ने अभी तक कुल 7 बार बजट पेश किया है, और लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली यह पहली वित्त मंत्री बन गई है। वहीं साथियों आपने इनके बारे में और भी तथ्य ध्यान में रखने हैं कि 2020 में सबसे लंबे बजट भाषण का रिकॉर्ड भी दोस्तों निर्मला सीतारमण जी के ही पास है। 2 घंटा 42 मिनट का दोस्तों इनका बजट भाषण का रिकॉर्ड रहा। वहीं दोस्तों 2021 में पहला पेपरलेस बजट भी निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ही पेश किया गया था। तो दोस्तों आपने इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। अब साथियों आप लोगों का इसमें कितना स्कोर बना है आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। वहीं साथियों आप लोगों के लिए करंट के कुछ अन्य टॉपिक्स पर भी वीडियो जल्द ही आएगा। तो साथियों आपकी जो यूपीपीएससी परीक्षाएं रहती है उसमें दोस्तों करंट के काफी सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, और साथियों आपके आगे एसआई परीक्षा होने वाली है। तो साथियों आप लोगों ने क्या करना है, करंट को दोस्तों बिल्कुल अपनी तैयार रखना है। वहीं साथियों आप लोगों को अन्य जीएस के प्रैक्टिस सेट व उत्तराखंड के प्रैक्टिस सेट व हिंदी के प्रैक्टिस सेट अगर दोस्तों आप लोगों ने लगाने हैं तो आपको दोस्तों मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे सभी वीडियोस आसानी से वहां पर उपलब्ध हो जाएंगी। आप लोग साथियों वहां जाकर के इन सभी वीडियोस को चेक कर सकते हैं। वहीं साथियों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इन सभी वीडियोस का लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप लोग वहां जाकर के भी इन सभी वीडियोस को चेक कर सकते हैं। आप लोगों को साथियों आपके आगामी एग्जाम्स के लिए हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को दोस्तों विराम देता हूं। धन्यवाद।